नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट की बात करते हैं तो FICV यानी कि फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को लेकर आ रही है। भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख और रेगिस्तान जैसे इलाकों में फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री लड़ाकू वाहनों को तैनात करना चाहती है। इसके लिए सेना ने मेक इन इंडिया के तहत 1750 फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री लड़ाकू वाहनों के लिए RFI यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी कर दिया है। इन वाहनों की मदद से युद्ध के मैदान पर दुश्मनों को भ्रमित किया जा सकता है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना 1750 फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का अधिग्रहण करने जा रही है। आपको बता दें कि 1770 इस तरीके के जो फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स होंगे ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाए जाएंगे और इसमें बहुत सारी खूबियां हैं, खास करके इसके हथियारों को लेकर भी और इसके प्रदर्शन को लेकर भी। और इसीलिए RFI में जो कॉन्फ़िगरेशन दी गई है भारतीय सेना की तरफ से, उसी के आधार पर इन्हें बनाया जाएगा। यही नहीं, ये जो वाहन होंगे ये मैदानी इलाकों और रेगिस्तान के अलावा पहाड़ी इलाकों और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो करीबन 5000 मीटर तक ऊंचे हैं वहां पर संचालित करने योग्य होने चाहिए। इसके अलावा इनमें जो हथियार लगे होंगे वो हथियार ऐसे होने चाहिए जो कि दुश्मन के टैंक, दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टरों के अलावा जमीन पर चलने वाले अन्य हथियार प्लेटफॉर्मों को खत्म करने में सक्षम होने चाहिए। और ये जो लड़ाकू वाहन होंगे वो रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु वातावरण सहित अलग अलग इलाकों में अपने चालक दल और सैनिकों की रक्षा भी कर सके। साथ ही इनकी गतिशीलता भी बेहतर होनी चाहिए। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि तजाकिस्तान और भारत को लेकर आ रही है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में SCO के सदस्य राष्ट्रों के उच्च सुरक्षा अधिकारियों की बैठक हुई है, यानी कि SCO की ये बैठक हुई है और इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी भी शामिल हुए। इस बैठक के दौरान सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई में सहयोग करने का वादा किया है। यही नहीं, SCO देशों के NSA ने धार्मिक कट्टरपंथ के खिलाफ सहयोग और हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के बढ़ते जोखिमों पर भी चर्चा की है। यही नहीं, इस बैठक में पाकिस्तान भी शामिल हुआ और पाकिस्तान के NSA मोहिद यूसुफ भी इसमें मौजूद थे। हालांकि SCO की ये जो बैठक थी वो कंप्लीटली एक ज्वाइंट बैठक थी और इसमें व्यक्तिगत तौर पर किसी से यानी कि द्विपक्षीय तौर पर कोई बातचीत नहीं की गई है। यही दोस्तों, पाकिस्तान की हरकतें हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करने की होती है, तो उसने यानी कि पाकिस्तान ने इस सभा के एजेंडे का उल्लंघन करते हुए एक काल्पनिक नक्शा दिखाया। हालांकि हाल के महीनों में पाकिस्तानी राजनीति और सैन्य नेतृत्व ने भारत के खिलाफ बयानबाजी को काफी कम किया है, लेकिन ये काल्पनिक नक्शा जो दिखाया गया है वो भारत के खिलाफ है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही है। घाटी में इस वक्त करीबन 200 आतंकी एक्टिव हैं और इस साल के अंत तक इस संख्या को घटा दिया जाएगा, यानी कि इन 200 आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। यह बयान लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे की तरफ से आया है। यही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और हिंसा से संबंधित जो मामले होते थे उसमें 50% की कमी भी आई है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो निर्भय मिसाइल को लेकर आ रही है। जी हाँ, भारत ने आज ओडिशा के तट के चांदीपुर से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी कि ITR से निर्भय का सफल परीक्षण किया है। DRDO के सूत्रों ने इस मिसाइल का परीक्षण ITR के कॉम्प्लेक्स 3 से किया। दोस्तों, निर्भय मिसाइल को अमेरिका की टॉम हॉक और पाकिस्तान की बाबर मिसाइल के बराबर माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक 2 स्टेज वाली निर्भय मिसाइल अपने एक यूनिक ट्रेजेक्टरी को बनाती है अपने लक्ष्य के खिलाफ। ये मिसाइल टेरन हंगिंग होने की वजह से दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ पाती है और ये मिसाइल कई मिनट तक अपने लक्ष्य के क्षेत्र को घेरती रहती है और फिर सही समय पर उससे टकरा जाती है। मिसाइल कई पेलोड ले जाने में सक्षम है और एक ही उड़ान में कई लक्ष्यों को भेज सकती है। इस मिसाइल को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, यहाँ तक कि पानी के नीचे के जहाजों से भी ये लॉन्च की जा सकती है। ये 2 स्टेज वाली मिसाइल अपने पहले स्टेज में बूस्टर का इस्तेमाल करके वर्टिकली जाती है और उसके बाद अपने दूसरे चरण में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। साथ ही आपको बता दें कि निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल एक अत्याधुनिक सीकर से लैस है जो कि इसे प्रभावी बनाता है, जिससे कि ये अपने टारगेट को लॉक कर लेती है। ये मिसाइल 0.6 से 0.7 मैक की गति तक पहुंच सकती है और 1000 किलोमीटर की दूरी पर जमीन के किसी भी लक्ष्य को मार गिरा सकती है। DRDO ने बताया कि ये मिसाइल 0.7 मैक की स्पीड से जा सकती है और 100 मीटर से कम ऊंचाई पर क्रूज कर सकती है। इस मिसाइल का गाइडेंस, कंट्रोल एंड नेविगेशन सिस्टम भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। इसके अलावा इस मिसाइल का रिंग लेजर गायरोस्कोप यानी कि RLG और MEMS बेस्ड इनिशियल नेविगेशन सिस्टम विद GPS को भी भारत ने खुद ही बनाया है। दोस्तों, अगली अपडेट AK-203 को लेकर आ रही है।
रूस के अनुसार अमेठी के कारखाने में असॉल्ट राइफलों के निर्माण की सभी शर्तें तय कर ली गई हैं और अब ऑर्डर देने के अनुबंध शुरू करने के लिए ऑर्डर देना और अनुबंध शुरू करना भारत के हाथ में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तहत AK-203 राइफलों का उत्पादन ज्वाइंट वेंचर के रूप से किया जाना है और इस अनुबंध के हो जाने के 32 महीनों के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसे बनाया जाना है। रशिया ने कहा कि हमने सौदे की सभी शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है और अब फाइनल डिसीजन भारत के द्वारा लिया जाना है। दोस्तों आपको बता दें कि 6,71,427 AK-203 राइफलों के निर्माण की इस योजना पर चर्चा लगभग 2 सालों से चल रही है। साथ ही इस राइफल का पूरा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ही ये भारत में बनेगी और इसके बाद इसका निर्यात भी किया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये था कि भाई इस AK-203 का मूल्य निर्धारण कैसे किया जाएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे होगा और इसके अलावा प्रशिक्षण जैसे मुद्दे थे उन पर बातचीत क्लियर हो चुकी है। जो भी ऑब्स्टिकल यानी कि अवरोध आ रहे थे उन्हें भी दूर कर लिया गया और इसे सुरक्षा पर कैबिनेट समिति के पास भेजा जाएगा, लेकिन उससे पहले रक्षा मंत्रालय से इसे औपचारिक मंजूरी मिलनी जरूरी है। आपको बता दें कि रूस के क्लाशनिकोव और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बीच जॉइंट वेंचर के रूप में बनाई जाने वाली एक राइफल की कीमत करीबन 70,000 रुपए होने का अनुमान है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि 2 साल से ये प्रक्रिया जो थी वो अधर में लटकी हुई थी, तो तब तक भारत ने वेट नहीं किया और AK-203 की कमी को पूरा करने के लिए भारत ने अमेरिका से 6.716 असॉल्ट राइफलों के आयात का ऑर्डर भी दे दिया था, जिनकी कीमत करीबन 89,000 रुपए प्रति पीस थी। यानी कि AK-203 का निर्माण अब शुरू होने वाला है। सारे मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। सबसे खास बात ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, भारत में ही इसे बनाया जाएगा। इसके अलावा भारत इसे एक्सपोर्ट भी कर पाएगा, तो ये भारत के लिए एक बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना ने कूटनीतिक स्तर पर भारत की शक्ति बढ़ाने में मदद की है। कारवार में नेवल बेस का दौरा करने के बाद नौसेना के अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि भारतीय नौसेना आने वाले 10 से 12 सालों में दुनिया की टॉप 3 नौसेना शक्ति में शामिल हो और उन्होंने कहा कि इस बात पर हमें पूरा भरोसा भी है। इसके अलावा उन्होंने कारवार नेवल बेस को लेकर कहा कि ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा नौसेना अड्डा बनना चाहिए और अगर इसके लिए बजट बढ़ाने की जरूरत होगी तो वो पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने आगे बताया कि हमारी नौसेना आने वाले समय में पूरी तरह से तैयार रहे, इसकी क्षमता में और अधिक बढ़ोतरी होगी, बाकी सेनाओं के साथ इनका तालमेल भी बढ़ेगा। इसके लिए सरकार ने कई बड़े बदलाव भी किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत रक्षा मामलों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।